बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम देखेंगे प्रोग्राम आप मेट्रो टाइम न्यूज़ से लाइव देख रहे हैं। मैं ताहिर महमूद हूँ। नाजरीन, चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए चैलेंज बना हुआ है। हुकूमत तोसी करना चाहती है और अपोजिशन इस हक में नहीं है। अगर माजी में देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए वोट दिया था, लेकिन आज मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया इस हवाले से कि आपने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए तो वोट दे दिया था, लेकिन अब आप ये जो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत है इसमें तोसी के हक़ में नहीं है। तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि मैं कम अज़ कम इस गुनाह में शामिल नहीं थी। मोहतरमा मरियम सफदर का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं, ज़रा सुने। नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। जी नाजरीन, मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा का ये कहना है कि वो इस गुनाह में शामिल नहीं है। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बयानिए हैं दो, वो खुल के सामने आ गए हैं। ये तो पहले भी वाज़ेह था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में दो बयानिए जो हैं वो मौजूद हैं, एक मुफाहमत और दूसरा मुज़ाहमत। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सीनियर क़यादत की जानिब से अक्सर ये स्टेटमेंट दी जाती रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई बयानिए दो बयानिए नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया एक ही है। लेकिन आपने भी ये मुलाहिज़ा फरमाया, आपने ये सुना, उन्होंने कहा जी मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी वोट दिए थे आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी हुई थी। और नाजरीन, आज पाकिस्तान पंजाब के लाहौर के एक हॉस्पिटल में कोट ख्वाजा सईद में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के आई डी कार्ड पर कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो लगाने का ये एक स्टेटमेंट सामने आई है, देखने में आई है, जिसके मुताबिक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वैक्सीन लगा दी गई है और 20 अक्टूबर को दूसरे डोज़ के लिए उन्हें टाइम दिया गया है। ये क्या हो रहा है पंजाब में जो वैक्सीनेशन हो रही है, इसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया और ये किसने किया। इन मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इमरान सुहेल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सियासत पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, पाकिस्तान के मुल्की हालात पे भी गहरी निगाह रखते हैं। और समर इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, सीनियर तजिया निगार हैं। मैं दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। इमरान साहब, ये फरमाइएगा, ये जो मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा का आज ये कहना था कि वो इस गुनाह में शामिल नहीं है, ये जो मुद्दत मुलाजमत तोसी का ये जो मामला चल रहा है, तो माजी में देखा जाए तो आर्मी चीफ की जब मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई थी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अब ये बयानिए खुल के इनके सामने आ गए। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो गुनाह कितने रख सकती हैं वो पास, कितने गुनाह जो हैं वो करप्शन के नाम पर हैं, आवाम से धोखे के नाम पर हैं। तो ये वाला जो मामला आप बता रहे हैं कि आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत थी उसकी तोसी के मामले में भी इनकी पार्टी ने बहुत साथ दिया जी। अगर ऑपोजिशन में भी थे तब भी साथ दिया, हुकूमत में थे तो खुद किया। इसी गवर्नमेंट में थे, इसी अपोजिशन में थे जिसमें आज ये मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इसमें थे। और इससे पहले की भी अगर आसिफ अली जरदारी के दौर में भी आपको पता है कि आर्मी चीफ की कियानी साहब की भी तोसी हुई थी, तो उसमें भी ये शामिल थे जी। और जब इनके दौर में जनरल राही शरीफ थे तो उन्होंने तो ली नहीं थी इसलिए, और ये तैयार थे बाकायदा तौर पर उनको तोसी देने के ऊपर। और आपको पता है कि जब भी मरीम साहिबा नज़र आती हैं वो अदालत के कटहरे के बाहर नज़र आती हैं और वहीं पे वो खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं। तो उन्होंने, उनकी एक आदत बन गई कि कोई ना कोई ऐसा चुटकुला, ऐसी ना ऐसी कोई बात ज़रूर उन्होंने करनी है जिससे वो हेडलाइंस में रहें और जीनत में रहें ख़बरों की। और अगर उनके राइट और लेफ़्ट वाले लोगों को देखें तो वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप के बंदे नहीं हैं। और जहाँ मियाँ शहबाज शरीफ आते हैं वहाँ पर ये दो लोग राइट लेफ़्ट पर नहीं होते। तो आपको इस बात का तो साफ साफ अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पार्टी के अंदर किस तरह से इख्तलाफ एक दूसरे से रखा जा रहा है। गो के लोगों को यही बताया जा रहा है कि नूरा कुश्ती वाली सिचुएशन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मरीम नवाज साहब जिस तरह से बाकायदा तौर पर अब अकेली नज़र आ रही हैं, पार्टी में कोई ऐसा सरकर्दा और सीनियर तरीन रहनुमा उनके साथ नहीं है। और मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब उनके साथ मौजूद थी। यार वो सरकर्दा और सीनियर तरीन रहनुमा में उनका शुमार नहीं होता है, वो एक लॉबी है, वो घर की लॉबी है। और घर की लॉबी आपको पता है उनके आसपास कोई लोग, घर की लॉबी इस तरह से कि
रफ़ीक तारड़ साहब के वो आपको पता जानशीन जी उनके तौर पर वो हाफिजाबाद की सियासत से साथ चलते आ रहे हैं। और बड़ी बात है कि वो सबसे बड़ी एक अहम वजह है कि वो एक लॉयर हैं, तो इस तरह के लॉयर्स की उनको ज़रूरत है। और फिर अगर वो पार्टी का रहनुमा हो तो कहते हैं सोने पे सुहागा। सोने तो पे ये वो सुहागा। सारी वजह हैं जिनकी वजह से मरीम नवाज साहिबा के साथ ये लोग होते हैं। और मरीम नवाज साहिबा क्यों अकेली होती हैं इतनी बड़ी पार्टी में, इतने इतने बड़े जो सीनियर सीजन सियासतदान मौजूद हैं पॉलिटिशियंस के अलावा भी। जी। जी, इतने सीनियर सियासतदानों की मौजूदगी के बावजूद मोहतरमा मरीम सफदर साहिबा अकेली क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं? अब भट्टी साहब, जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है भट्टी साहब, ये फरमाइएगा, ये जो बयानिया था मफाहमत और मज़ाहमत का, इस हवाले से तो हमें बताइएगा कि ये तो अब खुल के बिल्कुल सामने आ गया। उन्होंने कहा जी मैं कम से कम इस गुनाह में शामिल नहीं थी, ये जो गुनाह किया गया था आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी की गई थी। हम्म। तो कोई इनसे जाके ये पूछे कि ये जो मोटरवे बना था जिसका अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां पर भी नून लीग का जिक्र होता है उसकी परफॉर्मेंस का, तो सबसे पहले ये बात सामने रखी जाती है जी कि ये मोटरवे नून लीग ने बनवाए हुए हैं। उसमें ये शामिल थी नहीं। ये जो लाहौर, नो डाउट लाहौर बहुत ज्यादा तरक्की किया, लाहौर ने पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा, मतलब आज से जो 10 साल 15 साल पहले लाहौर था वो आज पहचाना ही नहीं जाता। जी। लाहौर की ये जो शक्ल चेंज हुई इसमें ये शामिल थी नहीं। फिर इसका भी सारा क्रेडिट ना लिया करे ना कि देखें जो तो अच्छे काम है उनमें ये शामिल थी और जो अच्छे काम नहीं है उनके अंदर उस गुनाह में ये शामिल नहीं थी। ये एक सियासी बयान जो है ये पुराना हो चुका हुआ है मेरे ख्याल में कि इस तरह की बात इनको जेब नहीं देती है एक समझदार सियासतदान को। बिल्कुल। दूसरी बात जो आपने बोला कि ये जी जी इस तरह की बात तो बिल्कुल जेब नहीं देती, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि लाहौर की तरक्की में इनका कोई किरदार नहीं है, तो अब अगर देखा जाए तो सियासत में भी इनका कोई किरदार नहीं है। ये कोई मतलब नहीं है, नहीं उनकी क्या सियासी तौर पे क्या हैसियत है उनकी, कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी तक वो जो बेनिफिट्स उठा रही हैं वो सिर्फ इसलिए उठा रही हैं कि जी वो मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी। ये हमारी बड़ी एक अलमिया है हमारी कौम का कि जी जो दो पुरानी पार्टीज थी वो उनको जमहूरी पार्टी कैसे कहा जा सकता है कि जिनके अंदर बजाते खुद एक बादशाहत का निजाम चल रहा हो कि जी जिसके अंदर जरदारी है तो जरदारी का बेटा आगे बिलावल ही आएगा। शर्मिंदगी होती है उस वक्त इनको देख के कि जब बिलावल के पीछे सफेद दाढ़ी, सफेद मूंछों वाले, सफेद बालों वाले बुजुर्ग सियासतदान जिन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी हाथ बांध और के खड़े इतनी होते हैं। वफादारी की उन्होंने जी हाथ बांध के खड़े होते हैं पीछे भट्ट साहब, हाथ बांध के खड़े होते हैं कि इतने वफादार लोग जो पार्टी के साथ वफादारी करने वाले थे, जिनके अंदर स्पेशली खास तौर पे कोई 3-4 लोग जिनके बारे में मुझे अफसोस होता है। कमर जमान कायरा माशाल्लाह बहुत समझदार सियासतदान है, जिनके अंदर हमारे एतजाज हसन साहब वो बहुत ज्यादा माशाल्लाह एक जिरक सियासतदान है। इस तरह के लोग जब उनके पीछे खड़े होते हैं तो बड़ी हैरानगी होती है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। 21वीं सदी के अंदर भी अभी तक भी हम लोग वही बादशाहत का निजाम है उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि जी वो बिलावल ने जो कह दिया हम उसके पीछे खड़े हुए हैं। और फिर अगर बिलावल किसी वक्त नहीं अवेलेबल तो बिलावल खुद बता के जाता है कि जी मैं नहीं होऊंगा तो मेरी बहन वहां पे आसपास जरदारी आ जाएंगी। तो ये कौन सी नून लीग के अंदर देख लें तो उसके अंदर भी यही है कि जी अभी जो ज्यादा इनकी पार्टी के अंदर जो ये इंतशार जो अलहदगी की जो बातें, ये जो नून और शीन की जो बातें होती हैं उसकी बेसिक वजह यही है। हालांकि अगर जमहूरी तरीके से देखा जाए तो नून लीग अभी भी इतने अच्छे तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म कर सकती है कि आपने देखा कि अभी जिस तरह पंजाब के अंदर ये जो इलेक्शन हुए बल्दियाती, इनके अंदर जो कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए इनके कंटोनमेंट बोर्ड के इनके अंदर हालांकि नून लीग ने पंजाब के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन ये परफॉर्मेंस क्यों अच्छी आई? वो इसी वजह से अच्छी आई क्योंकि उसमें मरियम नवाज साहिबा को कहा गया कि जी आप खामोश होकर बैठे। अभी आपका 2023 के इलेक्शन में अभी 2 साल पड़े हुए हैं, बहुत टाइम, अभी भी नून लीग दोबारा से एक्टिव हो सकती है अगर मियां शहबाज शरीफ साहब को पूरे इख्तियारात दिए जाएं या उनको ये कहा जाए कि जी ठीक है जी आप पार्टी को लीड करें। बट साहब सीधी सी बात है, अगर ये मुजाहमत छोड़ दें, मफाहमत की तरफ आ जाएं तो फिर कुछ हो सकता है। अच्छा इमरान साहब ये फरमाइएगा, ये भट्टी साहब ने भी जिक्र किया कि लाहौर की जो तरक्की है, लाहौर में जितने भी तरक्याती काम हुए हैं, जितना भी इस शहर का हुलिया दुरुस्त हुआ है, उसमें मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा का कोई रोल नहीं है, कोई किरदार नहीं है। तो क्या इनको ये ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूँ? जब आपसे किसी काम के मुतालिक पूछा ही नहीं जा रहा तो फिर आप उसके बारे में स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं?
यार एक चीज़ और बड़ी आपको इसमें से नज़र आएगी इस सारे मामले में से कि मरीम नवाज साहिबा ये कह रही मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूँ, जी। और अगर फ़र्ज़ करें ये हो जाता है और उसके बाद फिर ऑब्वियसली चाहे वो किसी भी तरीके से अगर अपोजिशन की मर्जी से हो या मर्जी से ना हो, लेकिन होगा तो इसी अपोजिशन के अंडर ना, नहीं रोक पाएंगे ना, नाकाम हो जाएंगे, तो वो सीधा सीधा मलबा डाल रही है शहबाज शरीफ साहब अपने चचा के ऊपर ठीक है। कि अगर ये हो जाता है तो फिर इसकी सारी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब पर होगी, और अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब पर होगी, मेरे ऊपर नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जो चेयरमैन नायब लगाए हैं, क्योंकि जब जैसे जैसे ये मामला क्लोज जाएगा ना इलेक्शन के, तो बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां होंगी, ठीक है। बड़े बड़े रेफरेंसेस जो है वो और सामने आएंगे, और ये ऑलरेडी जाहिर बात है को हर बंदा दूध का धुला तो है नहीं। सब गिरफ्तारियां तो होती हैं, रेफरेंसेस भी दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, सारा कुछ होता है, सवाल, लेकिन हमने अभी कभी कुछ होता देखा नहीं है इस बारे में। अच्छा सवाल को पूरा कर ले पहले। जी, वो इस तरह से कि आपने कहा कि लाहौर में बड़े तरक्याती काम हुए जी। अब मुझे बता दें कि लाहौर में तरक्याती काम आप किसको कहते हैं? देखें जी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर, ऑरेंज लाइन ट्रेन को कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, आपका ये जो रोड्स हैं, सड़कों का निजाम वो बेहतर हुआ है। कैसे बता दें कि हाँ किस रोड पे ट्रैफिक जैम नहीं होती? नहीं, जैम को छोड़े ना, उन्होंने वो तो कहते हैं हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है लाहौर जाल। भाई आपकी उम्र, मेरा ख्याल है कि अगर मैं 30 साल की बात करूं जी, तो अगर आप 15 साल से तो होशो हवास में, जवानी में लाहौर को देखा ही होगा, मैंने भी देखा है। कौन सी सड़कें आपने देखी हैं जी? नहीं, मुझे बता दें एक रिंग रोड के अलावा जो आज तक मुकम्मल ही नहीं हो सकता, अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ मेरे हिसाब से, वो अभी भी एक हिस्सा रहता है। तो मुझे लाहौर के अंदर ये भट्टी साहब बैठे हैं, इनको भी बखूबी माशाल्लाह से तजर्बा रखते हैं, ये बताएं लाहौर के अंदर कौन सी ऐसी नई सड़कें नक्शे में डाल दी हैं जो पहले नहीं थी? नहीं हाँ कम की है। आप आज से 10 साल पहले की लाहौर की पोजीशन देख लें और आज की देख लें तो डिफरेंस तो है सर। डिफरेंस मैं बता देता हूँ ना पड़ेगी सर, सड़कें ज्यादा थी, पंजाब का आधे से ज्यादा बजट लाहौर के ऊपर लगता रहा, सड़कें ज्यादा थी। थोड़ी माजरत के साथ मैं बता दूं, ट्रैफिक बढ़ी या जिस तरीके से आबादी बढ़ी उस हिसाब से अभी आप देखें कि अगर ये जो जितने भी लाहौर के रोड्स बने हुए हैं या रिंग रोड बना हुआ है या मेट्रो बनाई गई, इनके साथ वो ट्रैफिक का जो लोड था वो तो डिवाइड हुआ। लाहौर की सूरत हाल, जो बंदा आज से 15 साल पहले लाहौर आया था या 10 साल पहले आया था, वो आज जब आता है तो उसको रास्तों का पता नहीं चलता, उसे सड़कें नजर नहीं आती। उसे सड़कें नजर नहीं आती। मीनारे पाकिस्तान में आपको याद है कि रोड हुआ करते थे, वो रोड खत्म हो गया। उसके बाद जब आपने बस ट्रेन बनाई उस वक्त रोड खत्म हुआ। आपने मीनारे पाकिस्तान का जिक्र किया, इमरान साहब आजादी चौक देख लें, कितना बेहतरीन बनाया हुआ है मियां शहबाज शरीफ ने। आप तो कह रहे हैं कि काम ही कोई नहीं किया उन्होंने सर आजादी चौक। आप बाकी पूरे पंजाब सर आजादी चौक के ऊपर एक पुल नहीं बना ना, वही वाली बात आ गई ना, पुल बना दिया तो यार क्या बात कर रहे हैं, जो रोड गुजरता था सेंटर में से वो कहाँ गया? आप अंडरपास देखिए, ब्रिज के नीचे अगर इतने पैसे लगा के, जितने पैसे लगा के आपने बस बनाई है ना, इतने पैसे लगा के ट्रेन बनाई है, इतने पैसे लगा के ना आप पूरे के पूरे लाहौर को सिग्नल फ्री कर सकते थे। नो डाउट आप पूरा लाहौर सिग्नल फ्री करते, आपको कहीं ट्रैफिक जैम नजर नहीं आती। फिरदौस मार्केट वाला जो आपने अंडरपास अभी देखा है जी, उसके अंदर कितना ट्रैफिक जैम होता था, अब होता है क्या? नहीं, आप बिल्कुल इमरान साहब फायदा हुआ ठीक कह रहे हैं। अभी जो अंडरपास बन रहा है, एक मोरिया, हम क्रेडिट तो लेते हैं ना लाहौर का, खास तौर पर अंदरून शहर का बड़ा क्रेडिट लेते हैं जी। जो एक मोरिया पुल और रेलवे स्टेशन के दरमियान गंद पड़ा हुआ था, उस गंद को तो आज तक नहीं साफ किया। अब वहां पर जाकर एक अंडरपास जो है वो फ्लाईओवर जो है वो बनना शुरू हुआ है, जो कि बन जाएगा इंशाल्लाह जल्द। उसका फायदा किसको होना है? लोगों को ही होना है ना, अवाम को फायदा होना है। मैं कहता हूँ, मैं एक दफा चला जाता तो मैं सोच नहीं सकता था 3 घंटे से वापस आऊँ। तो क्रेडिट लेना अच्छे कामों का, इन चीजों का। अब देखे ना, क्रेडिट भी कौन सा अपने हाथ से जोड़ रही है? क्रेडिट बनता है इमरान भाई, ये पार्टियों को क्रेडिट लेना बनता ही नहीं है। ये अवाम की फलाह बहबूद के काम होते हैं, ये इन्होंने करने ही करने होते हैं। ये कौन सा एहसान करते हैं अवाम के ऊपर? वो कोई भी सियासी पार्टी हो, गुज़ार साहब को भी ये बात सोचे बगैर ना बहुत सारे मंसूबे शुरू करने चाहिए थे। ये क्यों इलेक्शन के नजदीक आने का इंतजार करते रहे कि अच्छा इलेक्शन नजदीक आ जाए तो अपना वो एक इन्होंने जिला ढूंढा हुआ है अपना। गुज़ार साहब की, इमरान साहब आप क्या बात करते हैं, वो वसीम अकरम प्लस है। सिलेक्शन की वजह,
उनकी सिलेक्शन की वजह तो उसका जो रिजल्ट था वो तो अभी ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के अंदर नजर आ गया ना पीटीआई को। नजर आ गया जी। और मेरा पीटीआई ख्याल है भट्टी साहब आप मेरा बिल्कुल ख्याल ठीक है कह कि रहे हैं। अभी भी अगर इनको समझ नहीं आएगी तो ये 2023 में इनको बहुत ज्यादा पछतावा करना पड़ेगा, बहुत पंजाब ज्यादा में गवर्नमेंट पछताना नहीं पड़ेगा। रहेगी, ये नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान नहीं तहरीक इंसाफ सर, की गवर्नमेंट। पंजाब आपका एक मेन सूबा है, अगर पंजाब को आप अच्छी तरीके से लीड नहीं करेंगे तो आप बाकी सारे सूबों को कैसे संभालेंगे? बिल्कुल नहीं संभाल आप सकते। देखें, नहीं, मैं उसका आप थोड़ा देखें थोड़ा नहीं, सिंध के अंदर अगर स्ट्रेटजी इमरान भाई अच्छी स्ट्रेटजी अच्छी हो तो फिर आसिफ अली जरदारी ने जब पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता था तो पंजाब में तो वो कुछ भी नहीं थे। पंजाब में तो चंद 18 सीटें थी उनकी, लेकिन वो वफाक में हुकूमत कर गए थे। इमरान साहब वो जो गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई थी वो कोई गवर्नमेंट थी पंजाब में जो पाकिस्तान 5 साल तो वो मुस्लिम लीग गुजार गई थी ना, 5 साल अब तो पूरे देखें कर गई थी। वो एक मखलूत हुकूमत ही उसको समझा जा सकता है जो 5 साल उन्होंने तो गुजारे आज भी हैं। मखलूत हर हुकूमत ही है। इत्तेहादी को खुश किया और उन इत्तेहादियों को खुश करने के चक्कर में मुल्क का नुकसान होता आज है। भी तो 1/3 मेजोरिटी नहीं है ना आपके पास। इत्तेहादियों को खुश करने में इमरान साहब मुल्क का नुकसान होता रहा है। जिसका जो जी चाहता है इत्तेहादी वो ब्लैकमेल करता है जो गवर्नमेंट में बैठा होता है, जो सदर होता है, वजीर आजम होता है। 70 साल में अवाम की सोचा किसने? भट्टी साहब ये फरमाइएगा, आज मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा का ये भी कहना था कि खान साहब जब कंटेनर पे थे तो बड़ी बुलंदो बांग दावे कर रहे थे, बड़ी बुलंदो बांग बातें कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अगर मुल्क में महंगाई बढ़े तो इसका मतलब है कि मुल्क का हुक्मरान जो है वो चोर है, तो इसका मतलब है कि ये भी चोर है। तो ये तो वही बातें हैं जो हम 3 साल से सुनते आ रहे नई हैं। बात करें, कोई नया सवाल करें, मजा आए। ये क्या, मुझे तो ये सवाल करना भी ऐसे लग रहा है कि जैसे हम भी वही सवाल कर रहे हैं। फिर तो दें ना आप इसका जवाब दें। आप वो मेरे पास यही जवाब है कि वो नई बात करें। इमरान साहब वो मैं स्टेटमेंट थक गया हूं उन्होंने पुरानी क्यों बातें दी? सुन के और करके। देखें 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, ये क्यों ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने दी जिसके ऊपर अमल ही नहीं हो सकता था, पूरा ही नहीं हो सकता था? जो क्यों ख्वाब दिखाया वो जो 30 साल में ये 35 साल में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकी, वो इन्होंने क्यों दावे कर दिए कि मैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा? तो करप्शन तो मेरा ख्याल है खत्म हो ही गई है शायद। कहाँ खत्म हुई है? देखें इदारे बेहाल है इदारों। जी ताहिर साहब, साहब, वो पहले वाली इमरान आप भाई, करप्शन इसलिए इमरान आपको भाई, खत्म हुई हुई नजर नहीं आती। मैं बताता हूँ, इमरान करप्शन भाई कम आपको तो हुई एक है ना। छोटी सी एग्जांपल दूं, आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, नहीं आप इसको कम भी नहीं कह सकते भाईजान, उल्टा रेट बढ़ गए हुए हैं इदारों में। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपको एप्लीकेशन दें सुबह किसी के खिलाफ। सर मैं आपको वही एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली जो मैं इस वक्त गुजर रहा है मुझसे। 30 जुलाई को मैं कंप्लेंट करता हूँ वापडा के इदारे में कि जी मेरे इलाके में एक गली के अंदर बिजली की तारें इतनी ज्यादा नीचे लटकी हुई हैं हैवी वोल्टेज की कि वहां पे गुजरने वाले लोगों को जानी खतरा है। 30 जुलाई से लेकर आज तक मैं उसका प्रॉपर सारा रिकॉर्ड अपने पास रख के बैठा हूँ। उनको जितना कॉल के ऊपर कन्वर्सेशन हो रही है, थ्रू ईमेल हो रही है या किसी भी तरह हो रही है, उनका मैं सारा रिकॉर्ड लेके बैठा हूँ। अब उसका क्या रूटीन होती है, मैं कॉल करता हूँ, कॉल करके वो बताते हैं जी अच्छा आपका काम नहीं हुआ जी, हम एसडीओ साहब को कॉल कर रहे हैं जी, आज आपका काम हर हाल में हो जाएगा। दूसरे दिन मुझे मैसेज आ जाता है जी कि योर इशू हैज बीन रिजॉल्व, प्रॉपर 118 से मैसेज आता है। मैं उनको दोबारा से नो बोलता हूँ, दोबारा से जाके कॉल वो दोबारा रीओपन करवाता हूँ, वही वाली कंप्लेंट, तीसरे दिन फिर वही हो जाता। ये रूटीन चलते हुए भाईजान 2 महीने हो गए हैं। मैं उनके साथ अभी मेरा ख्याल है कोई 20 बार उनको कॉल कर बैठा हूँ और ये मैं भी डीट बन के बैठा हुआ हूँ कि वो भी नहीं मना हो रहा है, वो काम नहीं कर रहे। मैंने इवन कि उनको वहां के एरिया की पिक्चर्स बना के व्हाट्सएप उनके ऊपर एक वेबसाइट के ऊपर अपलोड करके दी कि जी ये सबूत है कि जी ये काम अभी तक इस इदारे ने नहीं किया। ठीक है, उसके बावजूद वहां पे काम नहीं हो रहा, उसके बावजूद उनका एसडीओ वहां पे सिंपली एक मैसेज बैठ के डाल देता है कि योर इशू हैज बीन रिजॉल्व। यार इस इदारे को कोई पूछने वाला नहीं है। एक कंप्लेंट अगर सारिफ कर रहा है और वो भी इस तरह की कंप्लेंट है कि जिसके अंदर लोगों की जानो माल को खतरा है। वहां पे 3-4 इंसिडेंट मेरे सामने हो चुके हैं कि वहां पे जानवर गुजरते हुए, बारिश का मौसम था, जानवर गुजर रहे थे, गरीब आदमी की 2 भैंसें थी जो वहां पे मर गई हैं। उसके भाई लोगों के लिए ये जो उनके जानवर होते हैं वो उनके लिए रोजी का जरिया होते हैं, वो पता नहीं उनके साथ क्या क्या गुजारा कर रहे होते हैं। उसकी बजाय अगर वहां पे किसी इंसान को जिसके अगर वहां पे किसी इंसान को इस तरह का नुकसान पहुंच जाता है, कौन जिम्मेदार है? लेकिन वो बॉदर ही नहीं करते कि यार एक कंप्लेंट 15 बार रीओपन हो गई है और अब तो मैं जाके उसको काम को हल कर दूं, लेकिन कोई बंदा बॉदर ही नहीं करता उस चीज को। बिल्कुल इसका मतलब है कि उनको वो बिल्कुल ओपनली इस तरह बैठे हुए हैं कि भाई उनको कोई पूछने बताने वाला है ही नहीं। बिल्कुल अगर कोई पूछने बताने वाला होता तो तीसरी कंप्लेंट के ऊपर उसको कोई ना कोई शो कॉज नोटिस जाना चाहिए था, उसको पूछना चाहिए था कि भाई इतना सेंसिटिव मैटर है सेफ्टी मेजर का कि लोगों की जानो माल को खतरा है और आप उसको चुप करके उधर से बैठ के डाल रहे हो, मैसेज डाल रहे हो कि योर इशू हैज बीन रिजॉल्व्ड। ये तो एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ भजन, आप हर इदारे में जाके देख लें, वही सारी चीजें जो आज से 5 साल 10 साल पहले चल रही थी आज भी वही चल रही हैं।
आज भी आपने अगर सुई गैस का मीटर लगवाना है, आपने बिजली का मीटर लगवाना है, आप जब तक जाके किसी की जेब नहीं गर्म करेंगे आपका मीटर नहीं लगेगा। आज भी आपने किसी सरकारी इदारे से कोई जाके काम नहीं करवाना है, आप जब तक किसी की जेब नहीं गर्म करेंगे आपका काम नहीं होगा। क्या फर्क पड़ा है? देखें, हम लोग खुद पीटीआई के इस चीज के हम ही थे कि ठीक है ये तब्दीली का नारा लगाते हैं, हमारे मुल्क में बेहतरी होगी, चीजें बेहतर होंगी। आपने किसी भी इदारे को ठीक करना होता है, उसको ठीक करने के लिए आप कोई ना कोई तो हल होता है ना। 3 साल के अंदर अब तक आपको चाहिए था कि किसी एक इदारे के अंदर आप उसके अंदर 100 बंदे मुलाजमत करते हैं, आप जो 5 टॉप के लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं उनको उसमें से उड़ा दें, बाकी लोगों के लिए सबक हो जाएगा कि जी यहाँ पे ये भी हो सकता है हम अपनी जॉब से हाथ धो बैठते हैं। इसमें क्या मुश्किल है चीजों को ठीक करने में? लेकिन कोई फर्क नहीं नजर आया हमें। उल्टा ये होता है कि जी हर इदारे में जाके उल्टा रेट बढ़े हुए हैं कि जहाँ पे एक काम पहले किसी बंदे का अगर कोई 5,000 दे के काम हो जाता था, वो कहता है भाई सस्ती बड़ी है जी, 20,000 दोगे तो काम होएगा। और आज कहते होंगे उसमें महंगाई क्या? बड़ी है, 40,000 दो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। जी इसलिए वो जी बेशर्मी जी से वो सारा भी करते हैं। भट्टी साहब आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं जी। बताएं इमरान सोहेल साहब, ये वो तरक्की है, ये वो बेहतरी है इदारों में जो हमें देखने को मिली है, जिसके दावे किए जा रहे थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे। दावा तो उस चीज़ का किया जाए जो बंदा करने के काबिल हो या कर सके। मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ा टाइम चाहिए। जैसे मईशत के हालात हैं, मईशत के हालात जब तक बेहतर नहीं होंगे इदारों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। अभी तो आप महंगाई, डॉलर यानी यू टर्न आप और समझ रहे हैं ये नहीं, भी। इन चीज़ों की तरफ ही अभी आपका फोकस है। लेकिन देखिए प्लान कोई नहीं है आपके पास। वो बाकी चीजें कंट्रोल हो रही हैं, डॉलर का रेट कंट्रोल हो रहा है, वही कह महंगाई रहा हूँ कंट्रोल ना, हो रही है, मतलब जिनकी वो तरफ उन जिनकी चीज़ों तरफ में बयान है। उन चीज़ों में उलझे हुए हैं। आपके पास वर्किंग प्लान नहीं है ना, आपके पास वर्किंग प्लान आप ना आपने आज तक बनाया है और ना मेरा ख्याल हाँ। गवर्नमेंट का इन चीज़ों की तरफ ध्यान है। आप पता क्या फोकस है? मुझे जो लगता है कि आइंदा आने वाले 5 सालों में इलेक्शन कैसे जीतना है और अगले 5 साल किस तरह इक़्तिदार में रहना, उसकी पूरी प्लानिंग मेरे हिसाब से तो चल रही है कि किस तरह से कौन सी नहीं, स्ट्रेटजी इमरान भाई मुझे ये लगता है कि पीटीआई में अगर आप इमरान खान साहब की बात करते हैं ना, उनका ऐसा कोई माइंड नहीं है। अगर उनका ऐसा कोई माइंड होता है ना तो वो एब्सोल्युटली तो नॉट इस्तीफा के देके बाद घर भी ये चले कभी भी ना जाते ना। कहते। तो इस्तीफा हाँ, देके घर ही चले जाते, कहते नहीं हैं दोबारा बजट ये बात इलेक्शन नहीं करा है, लो। नहीं ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। उनको आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। वो अकेला बंदा लड़ रहा है, अगर यहाँ तक कि उनकी काबीना के अंदर उनके अपने करीबी यार दोस्त अजीज जो उनके बहुत ज्यादा करीबी दोस्त थे, उन्होंने उनको नहीं छोड़ा उनको डसने से। यहाँ पे जिसका दाव लगा है, आप जहांगीर तरीन की बात कर रहे हैं, आप जुल्फी बुखारी की बात कर रहे हैं, आप चौधरी सरवर की बात कर, जिस बंदे का जहाँ पे दाव लगा है उन्होंने दाव लगाए हैं, जुल्फी उन्होंने बुखारी, अपनी चोट खुसरो लगाई बख्तियार है। भी शामिल है। आप समझ सब शामिल है उसमें। उन्होंने आप समझ रहे हैं जी, अकेला खान एक साइड पे खड़ा हुआ है, अपोजिशन भी उसके खिलाफ है, आपके मुल्क के इदारे भी उसके खिलाफ हैं, आपके मुल्क की उनकी इवन की अपनी पार्टी के लोग भी उनके खिलाफ होंगे कि भाई ये हम लोग करोड़ों रुपया इलेक्शन के ऊपर लगा के हम लोग आते हैं कि भाई कमाई करने के लिए आते हैं, और ये खान साहब इतनी सख्ती करके बैठे हैं कि ये हमें कहते हैं जी कि ये जो महीने की 60-70 हज़ार तनख्वाह लेते हो उसके अंदर गुजारा करो। कौन सा मैंने एमपी ऐसा है कि जो अपनी तनख्वाह के अंदर गुजारा करता है? कोई भी नहीं। ये निजाम ठीक होने के लिए, ये निजाम ठीक करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, आपको बहुत टाइम चाहिए। बिल्कुल टाइम और तो बहुत चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं ना जी कि ये मरीम नवाज के बारे में आप कह रहे थे जी कि वो कह रही है कि जी ये क्यों हो रहा है, संभाला क्यों नहीं, मईशत क्यों नहीं संभाली जा रही। भाई देखिए, मईशत की जहां तक बात है तो उसमें मैं एक छोटा सा सादा सा सवाल आप दोनों भाइयों से करता हूं। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का टोटल रेवेन्यू कितना है जो पूरे साल में जनरेट होता है, और उसके बाद आप मुझे इसी के साथ मिलता हुआ एक दूसरा जवाब ये दे दीजिएगा कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे हैं उनमें से उनके ऊपर सिर्फ सूद, कर्जों की किस्त नहीं, सिर्फ जो सूद की किस्त आपको देनी होती है वो कितनी देनी? 2000 अरब रुपए के करीब भट्टी साहब। सर आपको ये सारी चीज इधर ही क्लियर हो जाती है कि भाई आप 4-5 हज़ार अरब आपकी इनकम है, उसमें से आधा पैसा, आधा रेवेन्यू वो तो डायरेक्ट आप जाके सिर्फ सूद के जुमरे में दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो असल कर्ज है वो भी उधर ही खड़ा हुआ है, और उसके ऊपर मजीद सूद लग के आपके ऊपर मजीद डे बाई डे चार्ज हो रहा है, और हम लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि जी तो खान भट्टी साहब साहब ने एक 14,000 एक अरब के बात की मजीद समझ कर्जे नहीं ले लिए आती, हैं। ये 28,000 अरब रुपए के करीब था, ये 45,000 या 35 पे कैसे पहुंच गया ये तो देखें क्वेश्चन मार्क है पीटीआई के लिए, ये उनको बताना पड़ेगा कि आप देखें, एक तरफ आप कहते हैं कि जी हम लोग कर्जों की किस्तें वापस भी कर रहे हैं, और आप दूसरी बताने साइड की पे वो भट्टी कर्जे साहब आप आपके ऊपर बताने बढ़ की भी रहे बात हैं। कर रहे हैं, आप ये बताने की बात कर रहे हैं। उनसे तो एक शहरी इब्रार खालिद ने ये पूछा था कि ये मुझे बता दीजिए कि इमरान खान साहब को गिफ्ट कितने मिले हैं बैरून मुमालिक से, उनकी डिटेल क्या है,
तो उन्होंने वो बताने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी नहीं ये कॉन्फिडेंशियल है। मेरा ख्याल है ये चीज भी ओपन होनी चाहिए, क्योंकि तोशाखाना रेफरेंस के अंदर तो पहले बहुत तमाशे खड़े हुए हैं जो अभी तक पेंडिंग है। तो अगर वही साबका हुकूमतों की तरह अगर इन्होंने भी वही करना है, मेरा यहाँ तक तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसके अंदर खान साहब की तरफ से कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि जी खान साहब ने उसके अंदर से कोई तहाइफ जो है वो अपने लिए इस्तेमाल किए होंगे जिस तरह माजी की हुकूमतें करती रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, इसका जो भी मामलात होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आने वाले टाइम में ओपन होकर सामने जरूर आएंगे। खान साहब खुद इसको सामने लेकर आएंगे। अगर वो सामने नहीं लेके आ रहे तो उसमें शायद कोई इस तरह की वजूहत जरूर हो सकती हैं कि जी जिन ममालिक से हमें तहाइफ आते हैं कि उनकी साइड से कोई क्वेश्चन मार्क ना खड़े हो जाए कि जी हम लोग इनको तहाइफ देते हैं और आगे जाके ये पता नहीं उनके साथ क्या करते हैं। भट्टी साहब, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। ये ट्रंप सऊदी अरेबिया आया था, उसको जो गिफ्ट मिले हैं नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे सारे मीडिया पे आ गए कि ये इनको तोहफे मिले हैं, ये तोहफे मिले हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी खुफिया कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है इनमें उनको शो करने की या दिखाने की, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरा ख्याल है कि और ये चीज उल्टा पीटीआई का ग्राफ डाउन करेगी। जो उसके अपने कारकुनान हैं जो उनको चाहते हैं, वो पीटीआई की ये खूबसूरती जरूर है कि आप देखें बाकी जो जमहूरी पार्टियां थी, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, उनके अंदर शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जी पार्टी ने जो डिसीजन लेके जो कर दिया वो नीचे कारकुनान तक उसको आमीन कह देते हैं। लेकिन पीटीआई के अंदर ये चेंज हमें जरूर नजर आई कि इसके अंदर अगर किसी जगह पे कुछ गलत हो रहा होता है तो पीटीआई के अपने सपोर्टर्स जो होते हैं वो सबसे पहले उसके खिलाफ खड़े होते हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए। उस्मान बुज़दार की अब जैसे पहले बात हुई है, आज तक भी आपके पीटीआई के सपोर्टर्स, आप जहां भी सोशल मीडिया के ऊपर आप प्रैक्टिकली कहीं पर भी जाके आप बैठ जाएं, जो पीटीआई के हल्का है बाद में लोग बैठते हैं, उनसे आप बात करके देख लें, पीटीआई के आधे से ज्यादा लोग उसके हामी नहीं है कि वो उस डिसीजन को नहीं मानते कि खान साहब का ये डिसीजन गलत है, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक तो कह रहे इसी हैं तरह आप। अगर ये तोशाखाना रेफरेंस वाली बात भी जिस तरह चली है ना, ये तोशाखाना के जितने भी तहाइफ है उनको शो करने की या डिक्लेयर करने की, तो ये भी एक मेरा ख्याल है कि इनको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसको शो करने में कोई ऐसा हर्ज नहीं है, उनको छुपाना नहीं चाहिए। कोई ऐसा बिल्कुल हर्ज लेकिन नहीं है। इसमें बिल्कुल बिल्कुल आप भट्ट साहब, देखिए आपका पॉइंट आ गया। टाइम शॉर्ट मुझे रह जरा जाएगा, इमरान साहब की तरफ जाना है। जी इमरान साहब ये फरमाइएगा, पंजाब गवर्नमेंट की तवज्जो किस साइड पे है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनकी तवज्जो नहीं है, बल्दियाती इदारों की बहाली पे इनकी तवज्जो नहीं है, अवाम की फलाह बहबूद पे इनकी तवज्जो नहीं है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की तरफ इनकी तवज्जो नहीं है, जो स्विंग वोटर होता है उसको अपनी तरफ माइल करने के लिए इनकी कोई कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये कर क्या रहे हैं? वो पता क्या चक्कर है, आप अभी आज प्रोग्राम कर रहे हैं ना जी, तो कल आपको कह देना कि जी अगले दिन भी आपका ही प्रोग्राम है, अगले 3 प्रोग्राम आप नहीं करने हैं। अगर आप सही करें गलत करें आप नहीं करने, तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। और इसी तरह से मुझे लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट को पता लग गया है कि अगले 5 साल भी पता नहीं उन्होंने ही रहना है। यानी ये अगले 5 साल की प्लानिंग हो रही है। ठीक है, नहीं ये वो अब ये प्लानिंग हो रही है कि ये 2 साल फटाफट कैसे खत्म हो, फटाफट इनको खत्म मुझे करें। तो लग रहा है बुज़दार साहब को यही थोड़ा सा हैरानगी हो रही होगी कि पहले तो वो काफ़ी अरसा इसी भाम से बाहर नहीं आए कि यार वो वज़ीर आला बन गए हैं, तो अब वो क्या करें। और उनके मशीरों ने बताया कि आप वज़ीर आला बन चुके हैं, यानी उनको नींद से जगाने की कोशिश की जा रही है। मत समझें, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी हकीकत है। इब्तदाई दिनों में ऐसा भी हुआ कि वो हेलीकॉप्टर में बैठते थे तो वो बड़ा खुश होते थे, फिर बताते थे इब्तदाई दिनों में कि उन्होंने हेलीकॉप्टर में सैर की है, और वो उसकी सोशल मीडिया पे पिक्चर भी वायरल होती थी। ठीक है। अब मुझे ये लग रहा है खैर कि इसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि अगर देखिए उनको अगर एक इस लेवल की अगर सीट मिल गई है तो उसके अंदर जो उनकी जिम्मेदारी थी वो उसमें पूरी करते हैं। और ठीक है, सादा लो आदमी थे, वो हेलीकॉप्टर की चलो 3 साल हो गए ना, सादा लोग से बच्चा भी तो बनना है ना, 3 साल गुजर गए। हाँ, ये बात है, ये बात है कि अब तक उनको कुछ ना कुछ शो करना चाहिए था। अब देखिए ऑब्वियसली कुछ काम वो करवा भी रहे हैं, मतलब तालीम के आप इदारे में देखें तो एजुकेशन लेवल में तालीम के इदारों में ये जरूर हो रहा है कि आप फेल भी हो जाएं तो 33 नंबर देकर आपको पास कर दिया जाएगा। ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में होने जा रहा है। ये तालीम की जो सूरत हाल है वो हमें समझ आ रही है। बट साहब वो तो इमरान साहब कोविड की वजह से है ना, पिछले तो साल भी ऐसे ही हुआ। आने वाली नस्लों को ये कहा जाएगा 33 नंबर लेके पास हो, ऐसी नहीं वो तो कोविड का मैट्रिक पास है, कोविड का एफए पास है, ये नहीं कहेगा कि गवर्नमेंट का एफए पास है, ये बोर्ड से वो तो मजबूरी है जी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ना जी, आप देखें कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अच्छा चले भट्टी साहब मुझे 2 चीजें बता दें एजुकेशन में क्या बेहतर हुई है।
सर आप जाके देखें कि नहीं पंजाब मैं के नहीं अंदर जाके देखूंगा, आप मुझे इतनी- बता अच्छा भट्टी मैं साहब मुझे आप मैं पे आपको यकीन बता है? रहा हूँ, मैं भट्टी आपको साहब, बता रहा मुझे हूँ, आप पे आप 100% यकीन है। यूनिवर्सिटी भट्टी बताएं साहब जी। भट्टी आप साहब प्लीज यूनिवर्सिटी एजुकेशन को छोड़ें आप, नहीं मुझे भट्टी ये साहब ने फरमा एजुकेशन दीजिए। की बात इमरान की है तो साहब दो दो टॉपिक से चीजें तो हट मेरा रहे हैं फर्ज ना, बन एजुकेशन देखें, टॉपिक नहीं है हमारा। भट्टी साहब सर ये दो फरमा वो दीजिए, बेहतरी की ये बात जो कर रहे हैं। महकमा सेहत की तरफ से ये बड़ी बेहतरी के दावे किए जा रहे थे, उसका भी पोल खुल गया आज। मियाँ साहब के आईडी कार्ड पे वैक्सीन लगा दी गई है या उनको वैक्सीन लगा दी गई है, ये देखा है आपने? ये क्या हो रहा है? ये एक सवालिया ताहिर निशान साहब, नहीं है और पंजाब में जो जिन्हें वैक्सीनेशन जिसने हो रही है? लगवाई उसको तो छोड़े, जिसने लगाई है उसको देखें आप कैसा है। हाँ उनको देखें, आप देखें ये तो आने वाले दिनों में वो बेशक हफ्ता 10 दिन तक हो, महीने 2 महीने तक हो, लेकिन ये आज मरियम नवाज की कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये बात उठेगी और जरूर उठेगी। नहीं भट्टी साहब, मीडिया पे बड़ी बात उठी आप है तो एनसीओसी ने वो डाटा ही गायब कर दिया है। नहीं बेशक कर दिया हो, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, उन्होंने कर दिया होगा ऑब्वियसली खुद को सेव करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ कि पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त ये एक ट्रेंड चल रहा है कि जी लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं कि जी भजन मेरे को 3000 रुपया ले लो, मैंने वैक्सीनेशन का कार्ड बना के दे दो, सर्टिफिकेट बना दो किसी को सर्टिफिकेट बना के दे दो। भाई लोगों, आप इस वक्त चले जाए, आपको कितने कार्ड चाहिए आप बताएं, आप जाएं, आप मार्केट में जाएं, आपको बेशुमार लोग मिल जाएंगे कि जो आपसे 4-5 हजार रुपया लेके आप वैक्सीनेशन ना करवाएं, आपको वो कार्ड बना के दे। भट्टी साहब, लॉ एंड ऑर्डर किधर है? इनको कोई पूछने वाला नहीं है, ये हो क्या रहा है? ये वैसे तो लोगों की सिमें बंद करने पे चले हैं, मुझे लग रहा है किसी दिन खाना खाने पे भी पाबंदी लगा देंगे ये। लगी हुई है बड़े बड़े नहीं, रेस्टोरेंट्स देखिए, में, मैकडॉनल्ड्स में कैसे जा सकते हैं? मैकडॉनल्ड्स में नहीं जा अभी सकते। भी उन्होंने, अभी भी गवर्नमेंट ने मैं पंजाब गवर्नमेंट की बात करूंगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने अभी भी जो ये तरीकेकार रखा हुआ है कि जी ये किसी भी पेट्रोल पंप के ऊपर आप फ्यूल डलवाने जाएंगे तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा जब तक आप अपना वो 2 कार्ड नहीं दिन की दिखाएंगे। रंगबाजी थी, जी, उसके या- बाद खत्म हो गई। या किसी भी आप रेस्टोरेंट में जाएंगे आप कार्ड नहीं, ओ भाई बाकी लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी क्यों डालते हो? ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी लोगों के कारोबार क्यों तबाह करते हो, क्यों खराब करते हो? मेरा ख्याल है कि ये आपकी भट्टी साहब, जिम्मेदारी है। मेरा ख्याल है कि ये काम करने की बजाय लोगों में आगाही फराहम करने के हवाले से आगाही काम करने फैलानी, की जरूरत है। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल ये उल्टी बिल्कुल कि तरह आप चल पड़े हैं। उल्टी तरफ चल पड़े कि आप इस तरह की मुहिम चलाएं कि जी लोगों को खुद से ये शऊर आए, लोगों को खुद अंदाजा हो कि भाई ये करवाना हमारी अपनी जिंदगी के लिए बेहतर है। आप मुझे ये बताएं, अभी कोई बंदा जाके कोई इस तरह का कोई फेक कार्ड बनवा लेता है, उसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, वो कार्ड बनवा लेता है, जी कल को जाके उस बंदे को तो इतना शऊर नहीं है, लोग ये समझ रहे हैं कि जी हमने वैक्सीनेशन ना लगवा के कमाल किया है। कमाल तो कर भाई दिया। आप अपना नुकसान, आप कमाल कर रहे हैं भाई, आप अपना नुकसान कर रहे हो। आप उधर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप सेफ आ गए हो, लेकिन आपको अभी भी चांसेस हैं कि आप उस कोविड से इफेक्ट हो सकते हो। लोगों को तो इस चीज का अंदाजा नहीं है। ये आपको चाहिए कि आप इसके बारे में कोई अच्छी सी कंपेन चलाएं ताकि लोगों को इस तरह से एजुकेट करें कि उनको इस चीज का एहसास हो, उनको पता चले कि भाई अगर ये काम हो रहा है तो ये हमारे भले के लिए हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इमरान साहब। आप फरमाइएगा, ये माशाल्लाह से आज ये वैक्सीनेशन वाला सारा सिनेरियो आपने भी देखा, तो क्या ये सवालिया निशान नहीं है पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर कि ये हो क्या रहा है? जिस बंदे ने लगाई है या जिसको लगवाई है या जो कुछ भी हुआ है, क्या इतना बड़ा ब्लंडर हो सकता है? ये इसका जवाब पता कौन देंगी? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जिन्होंने बाकायदा तौर पर ऑफिशियली इजाज़त दी, क्योंकि वज़ीर सेहत पंजाब वो थी जी और उनकी ही वजारत के अंदर एक डॉक्टर्स की टीम का एक पैनल बना, जिन्होंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को जान का बेतहाशा ख़तरा जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स में शो किया, उसे कोर्ट में भेजा, जिसकी बुनियाद पर वो तो उनकी फैमिली हमारी डॉक्टर थे। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उन्हें, वो मेंबर थे उस पैनल के, वो जो ठीक है। उनके ज़ाती मौलिक थे ना, वो मेंबर थे, लेकिन कमेटी अलग थी। कमेटी अलग थी। हाँ जी, वो उन्होंने इजाज़त नामा दिया, उसकी बिना पर जो आला अदलिया थी उन्होंने उन्हें बाहर जाने की इजाज़त थी। और यही डॉक्टर साहिबा हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जी जी हम ये आमीन। समझते हैं कि ये इस तरह के कारनामे उनके ही दौर में हो सकते हैं और किसी दौर में नहीं हो सकते। वो भट्टी साहब वाली बात ठीक है, अगर आपको 3000 रुपये का एक कोविड का सर्टिफिकेट मिल सकता है, आपने लोगों के लिए करप्शन के रास्ता खोल दिया है। और मैं तो बेबसी देखता हूँ लोगों की कि जो कहते हैं देखो असी 3000 रुपये सर्टिफिकेट बनवा लिया है, बड़ा कमाल कर देता है लेकिन सी। अल्लाह ना करे अगर उनमें से किसी एक को भी कोविड हो जाता है और वो जान से चला जाता है, तो फिर क्या कमाल वो लोगों को, जिन जिन लोगों को ये बता के वो गया कि देखो मैं सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो फिर इसका मतलब वो खुद को, किसी को धोखा नहीं दे रहा है, वो खुद को धोखा दे रहा है। वो लोगों को ये नहीं बता रहा कि मैंने हुकूमत को धोखा दे दिया और मैंने वैक्सीनेशन नहीं कराई, उसने खुद को धोखा दे दिया और अपने ख़ानदान को धोखा दे दिया।
जी बिल्कुल नाजरीन, जो ये जाली सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं वैक्सीनेशन के 3-3 हज़ार रुपये दे के, बेसिकली वो खुद को धोखा नहीं दे रहे, वो अपनी फैमिली को धोखा दे रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को धोखा दे रहे हैं, अपने ख़ानदान को, अपने मुल्क को, कौम को, सबको धोखा दे रहे हैं। हमें इस धोखाधड़ी से बचने की कोशिश करनी चाहिए, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।